वेलकम बैक स्टूडेंट टू द थर्ड लेक्चर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड क्लास 11th फिजिक्स। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट के थ्रू। ये जो स्कोप है, स्कोप सिंपली मीन्स वास्टनेस, तो इसको हम थ्रू मेजरमेंट पढ़ेंगे। क्योंकि मेजरमेंट ही बताता है कि कोई चीज़ कितना वास्ट है, कोई चीज़ कितना बड़ा है। इसी चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिफिकेशन और रिडक्शन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फिजिक्स में। ठीक है, और उससे पिछले लेक्चर में हम लोग साइंस, उसके साइंटिफिक मेथड, उस सब के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें रीजनिंग, मॉडलिंग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इस सब के बारे में पढ़े थे। चलिए पढ़ते हैं स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। आपको नाम से ही पता चला होगा, स्कोप मतलब समझते हैं ना, स्कोप मतलब वास्टनेस, कहाँ तक कोई चीज़ को देखा जा सकता है। ठीक है, उसको कहाँ तक हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसी चीज़ को स्कोप बोला जाता है। जैसे कि आपको नाम पता होगा माइक्रोस्कोप, ऐसे देखे होंगे। माइक्रोस्कोप नाम से पता चला कि जो छोटे चीज़ों को देखने के लिए बना हुआ है, माइक्रो मीन्स छोटा। तो उसी तरह से यहाँ पे एक्साइटमेंट, उसके बारे में भी देखेंगे, एक्साइटमेंट के बारे में। तो पहले आप समझ लीजिए कि स्कोप का सिंपल में मतलब क्या होता है। स्कोप मीन्स वास्टनेस। ठीक है, कोई चीज़ कितना वास्ट है। डिफाइन करना चाहे तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट मीन्स द एरिया या डोमेन कवर्ड। ठीक है, जो एरिया या डोमेन कवर किया जाता है फिजिक्स का, ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है। तो कोई चीज़ ऐसा होता है जो 10⁻40 तक जाता है। मास का ही बात करें, 10⁻55 तक जाता है। तो वहाँ से लेके और कम से कम 10⁻−14 -22 यहाँ तक जाता है। मतलब सिंपली मैं बात कर रहा हूँ कि जो फिजिक्स है, उसका जो स्कोप है, वास्टनेस है, वो बहुत ज़्यादा है। वो आप छोटे से लेके, माइक्रो से लेके मैक्रो तक जाए, बहुत बड़े तक जाए तब भी। जैसे कि एग्जांपल दे दूँ, गैलेक्सी सब का बात करें, गैलेक्सी सब का वेट के बारे में, तो उस सब का जो वेट होता है 10⁻55 ग्राम तक होता है। ठीक है, यूनिवर्स सब का। ठीक, लेकिन यही बात करें अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो 10⁻−31 होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो वेरिएंस है, ये सब फिजिक्स के ही अंदर पढ़ा जाता है। तो उस चीज़ को स्कोप बोलते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको स्कोप का मतलब अब समझ में आ गया है। अब देखिए, ये जो स्कोप है, इसको हम लोग क्या किए हुए हैं, दो में बांटे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन है, तो इसमें एक है मैक्रोस्कोप और एक है माइक्रोस्कोप। तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं मैक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक डिसिप्लिन या डोमेन बोल सकते हैं। डोमेन मीन्स एरिया। मैक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या है, एरिया में क्या है। ठीक है, इसका जो फील्ड है, इसका स्कोप है, तो मैक्रोस्कोप में कहाँ तक है। और दूसरा पढ़ेंगे क्या, माइक्रोस्कोपिक। ठीक, माइक्रोस्कोपिक। अब ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में क्या पढ़ते हैं, ये दोनों डोमेन में क्या रखे हुआ है, इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसमें क्या होता है। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन, मैक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ फिजिक्स या स्कोप ऑफ फिजिक्स। सिंपली मीन्स स्कोप से आप समझ गए ना, एरिया वही डोमेन। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन जो है या स्कोप है, इट सिंपली मीन्स ये क्या इंक्लूड करता है, इट इज ए डोमेन विच इंक्लूड्स, जो इंक्लूड करता है क्या चीज़, वैसे फेनोमेना जो पहले होते थे, लेबोरेटरी में होते थे। पहले देखिए, जब हम लोग का फिजिक्स या साइंस उतना ज़्यादा विकसित नहीं था आज के मुकाबले, तो क्या होता था, हम लोग सिंपल ऑब्जर्वेशन करते थे, उस पर सोचते थे, रीजनिंग करते थे, मॉडलिंग करते थे, और फाइनली कोई थ्योरी देते थे। तो जो वो था मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि उस टाइम में हम लोग के पास उतना मैग्नीफाइड कुछ था नहीं, इसीलिए हम लोग बाहर के ऑब्जर्वेशन से देखते थे। तो जो एंशियंट टाइम में था, ठीक है, जो हम लोग लेबोरेटरी में करते थे, ठीक, जमीन सब के बारे में, लैंड के बारे में, अर्थ के बारे में, टेरेस्ट्रियल जो करते थे, ठीक है, या एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ते थे, चांद के बारे में, स्पेस के बारे में, वो आता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर क्या आएगा, माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आएगा वैसे चीज जो अब हम लोग, जब अच्छा इंस्ट्रूमेंट सब डिस्कवर हो गया, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोप, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानने लगे हैं, जब एटम्स के बारे में जानने लगे हैं, एटम के न्यूक्लियस के बारे में जानने लगे हैं, तो वो सब स्टडी होता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। सिंपली मैक्रोस्कोपिक डोमेन, तो इट इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करता है ऐसे इवेंट्स को या ऐसे फेनोमेना को। ठीक है, इवेंट्स या फेनोमेना, यहाँ लिख लिया फेनोमेना, दैट आर फेनोमेना ऑफ लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में होते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी में वो हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल हो, यानी हमारे अर्थ पे होने वाला हो, या अर्थ के बाहर स्पेस में होने वाला हो। तो टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब स्पेस सब में जितना चांद वगैरह ये सब है, इस चीज़ को एस्ट्रोनॉमिकल कहा जाता है, वो भी एक ब्रांच है फिजिक्स का, एस्ट्रोनॉमिकल। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या है, तो दिस डोमेन आप बोल सकते हैं, दिस डोमेन इंक्लूड्स क्या चीज, एटॉमिक, मॉलिकुलर एंड न्यूक्लियर फेनोमेना। एटॉमिक, मॉलिकुलर
एंड न्यूक्लियर फिनोमेना। तो ये आप जानते हैं कि ये सब बहुत छोटे स्केल पे होता है, इसका साइज कितना होता है, मेरे को बहुत कम, 10⁻11, 10⁻10 ऐसे करके साइज होता है। तो एटॉमिक मॉलिकुलर एंड न्यूक्लियर लेवल पे जो होता है, जिसमें आप न्यूक्लियर एनर्जी भी अब आने लगा है, एटम बम, ये सब जो हम लोग का डेवलपमेंट हुआ है फिजिक्स में, वो किसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक के अंदर। ठीक है, तो एटॉमिक न्यूक्लियर एंड मॉलिकुलर फिनोमेना को किसके अंदर पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक के बारे में। चलिए, और हम लोग थोड़ा देर में बात करते हैं इसके बारे में। अब समझते हैं कि ये जो पहले जो था, तो पहले तो हमारे पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो उस कंडीशन में हम लोग ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, 20वीं सेंचुरी तक या उससे पहले, तो वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन हुआ है। और चूंकि उस टाइम में इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, ठीक है, तो और हम लोग उतना विकसित नहीं थे फिजिक्स में, इसलिए उस टाइम का जो है, उस टाइम के फिजिक्स को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन ऐसे भी किया गया है कि फिजिक्स को आप बांट दो, उसके डोमेन को दो के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, एक क्लासिकल फिजिक्स है और एक है मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल एंड मॉडर्न। क्लासिकल फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग को वो सारा चीज पढ़ने वाले हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे 11th में जो है हमारा मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्लासिकल फिजिक्स ही है। ठीक है, अब क्लासिकल फिजिक्स में होता क्या है, तो क्लासिकल फिजिक्स में कुछ इस तरह के टॉपिक है, मैकेनिक्स है, ठीक है, जिसके बारे में आप 9th में भी पढ़े हुए हैं, मोशन सब के बारे में, और उसी पे एडवांस का लेक्चर आएगा, मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी से रिलेटेड जो डायनेमिक्स है, जिसमें हम लोग मोशन के बारे में, मैकेनिक्स और डायनेमिक्स का उम्मीद है मुझे जानते होंगे, थोड़ा हम लोग बात करेंगे। और मैकेनिक्स सिंपली मीन्स कि वो फील्ड या वो स्कोप ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग क्या बात करते हैं, मोशन के बारे में बात करते हैं। और डायनेमिक्स में जब मोशन के साथ उसका कॉज का स्टडी हो, यानी फोर्स का स्टडी हो, तो उसको डायनेमिक्स बोला जाता है। तो ये जो है मैकेनिक्स, इसको पढ़ाया था क्लासिकल फिजिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अभी आप पिछले लेक्चर में पढ़े थे, यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन में आप देखे होंगे कि साइंटिस्ट का जो हमेशा ट्राई रहता है कि सारे थ्योरी को क्या कर दिया जाए, एकदम यूनिफाई कर दिया जाए। ठीक है, तो वही चीज के प्रयास में ये आया है, कौन, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नाम से पता चला, इलेक्ट्रो और डायनेमिक मतलब चार्ज एट मोशन। तो चार्ज और जब मोशन में होते हैं तो उससे क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में क्या, उसके बारे में डिटेल में आते हैं। और क्या चीज़ है, और ऑप्टिक्स, नाम से पता चला, ऑप्टिक मतलब लाइट, लाइट रिलेटेड फेनोमेना इसमें पढ़ते हैं। और एक है थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, पर चिंता नहीं कीजिए, इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्लास 7th में भी हीट पढ़े होंगे, ये सब उसी से रिलेटेड है, थर्मोडायनामिक्स। तो ये चीज आता है किसमें, क्लासिकल फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में, जिसमें माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स हम बोल सकते हैं, तो उस फिजिक्स में क्या है, तो उस फिजिक्स में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स जो है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, एटम्स के बारे में, ठीक है, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। और किस चीज़ के बारे में, तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखें या टॉपिक वाइज देखें, तो हम लोग कुछ पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में, या कोई क्लास पे एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। सेमीकंडक्टर आपको अगर लग रहा है अजीब बहुत है, क्या है ये सेमीकंडक्टर, सिंपली सेमीकंडक्टर वो सारा डिवाइस, आपके मोबाइल, आपका मोबाइल जो है ना, वो सब सेमीकंडक्टर ही लगा, उसका मदरबोर्ड आप कभी देखे होंगे, तो उसमें जितना लगा रहता है वो सब सेमीकंडक्टर से ही है, मैक्सिमम पार्ट। तो आपको अगर मोबाइल चलाने आता है, मोबाइल का कुछ कुछ पार्ट समझ नहीं आता है, तो आपको सेमीकंडक्टर भी आता है, बहुत ईजी है। ठीक है, सिंपल सिंपल एलईडी जो लगा हुआ है, एलईडी आपका वो एक सेमीकंडक्टर है। और भी हम लोग जब आएंगे तो अच्छे से देखेंगे। खैर चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग बात किए क्लासिकल फिजिक्स जो है, इसमें कौन कौन आया, तो वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन को के बारे में बात करता है, जिसमें कौन कौन है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स जो है वो किस पे, अब मैं बोल दे रहा हूँ, आपको लिखना होगा, देख लीजिएगा। मैकेनिक्स जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मोशन के बारे में स्टडी होता है, और ये कंप्लीटली जो रिलाई है, डिपेंडेंट है वो किस पे, मैक्सिमम पार्ट जो है उसका न्यूटन्स के लॉ पर। आप पढ़े हैं क्लास 9th का भी फिजिक्स, उसमें आप मोशन के बारे में पढ़े, ठीक है, कॉज ऑफ मोशन, चाहे वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़े, ग्रेविटेशन पढ़े, उसमें आप मैक्सिमम पार्ट जो देखे होंगे वो देखे होंगे न्यूटन का ही कंट्रीब्यूशन था। तो मैकेनिक्स को ऐसे बोला जाता है कि मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ पे ही, और ये जो है वो हर जगह लागू हो जाता है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम वगैरह सब के बारे में, उसमें नहीं लागू करता है, तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ये भी मॉडर्न हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, और वहाँ पे ये सब लॉ नहीं हो जाता है, नहीं, जो मैंने आपको बताया भी है यूनिफिकेशन वाले में, कि क्वांटम फिजिक्स में जब चले जाते हैं हम लोग, तो जब मॉलिक्यूलर लेवल से भी अंदर जाते हैं, तो उस कंडीशन में न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं होने लगता। और ये साइंस का एक रूल है, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हैं कि साइंस में कभी भी कोई थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन आ सकता है, यहाँ तक कि पूरी तरह से बदला भी जा सकता है, अगर एक अच्छा खासा प्रूफ के साथ जस्टिफाई किया जाए, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे डिपेंडेंट है, किस पे, कौन कौन है, मैकेनिक्स। ठीक, चाहे आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कीजिए, वो सारे पार्टिकल पे इक्विलिब्रियम पे बात कीजिए, या दूसरे चीज़ पे। ठीक,
इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग क्लास 9 में बहुत पढ़े हुए हैं, मुझे उम्मीद है आप पढ़े हुए हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो किस पे बात करता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फेनोमेना पे। आप देखिए, आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें आप देखे होंगे कि ओस्टेड जो थे वो क्या किए थे, वो एक एक्सपेरिमेंट किए थे, भूल चूक से उनसे एक्सपेरिमेंट हो गया था, मतलब वो कुछ और कर रहे थे, आगे आया था रिजल्ट कुछ और। वो देखे थे कि जब चार्ज मोशन में आ रहा है यानी करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक नीडल भी अफेक्टेड हुआ था। इट सिंपली मीन्स कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है किसी बॉडी में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है किसी बॉडी में, कब, जब करंट किसी चीज से बहता है। तो ये चीज था और यही चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना के बारे में जो कि चार्ज से रिलेटेड है और मैग्नेटिक बॉडी से रिलेटेड है। और इसमें जो है जो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो चार्ज में आप बोलेंगे तो कोलम्ब थे, ठीक है, एम्पियर थे, ये सब ओस्टेड थे, ठीक, फेराडे थे, ये सब। और ऑफकोर्स आगे पढ़ेंगे हम लोग, और आपको मैंने बताया भी है सेकंड लेक्चर में यूनिफिकेशन में कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा था किसका, मैक्सवेल का। ठीक है, मैक्सवेल जो था सबको यूनिफाई किए थे। ठीक, अब देखिए, ये तो हुआ इस दोनों ब्रांच का बात, किसका किसका, मैकेनिक्स का और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। ऑप्टिक्स जो है वो लाइट के साथ बात करता है, मैंने जैसे बताया ऑप्टिक्स सिंपली मीन्स लाइट के साथ बात करना। लाइट के बारे में जो सब स्टडी है वो सब हम लोग पढ़ते हैं किसमें, ऑप्टिक्स के बारे में। अब लाइट का कैसा बिहेवियर है, पार्टिकल है या वेव है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उस पर लाइट पे डिपेंडेंट कुछ इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो हमारा आई हो वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, मतलब जो लाइट पे चलने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। चाहे वो हमारा आँख हो, माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, इस सब के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा, ये क्लास 12th में आपको पढ़ाया जाएगा। उसी तरह से जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स जैसे मैंने आपको बताया ये एकदम नया नहीं है आपके लिए, यह नाम से बताया थर्मो एंड डायनेमिक्स। ठीक है, यानी थर्मो समथिंग रिलेटेड टू हीट एंड डायनेमिक्स इन मोशन। ठीक है, मीन्स आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि हीट मोशन में, रियली बात है कि हीट जो है कभी भी रेस्ट में रहता नहीं, वो ट्रांजिट कंडीशन में रहता है, ट्रांजिट कंडीशन में रहता है। इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे, हीट इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम रियली में क्या मतलब होता है सिस्टम का, उसके बारे में, रेफ्रिजरेटर, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और यहाँ पे जो बात हुआ मॉडर्न फिजिक्स जो कि किस में आता है, माइक्रोस्कोपिक में। आप इसको भी ऐसे भी ले सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक है, ठीक, और ये मैक्रोस्कोपिक। क्लासिकल जो था वो मैक्रोस्कोपिक है। ठीक, तो माइक्रोस्कोपिक जो है इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस डोमेन में हम लोग पढ़ते हैं कि मैटर आखिर किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, उसके एटम्स के बारे में, न्यूक्लियाई के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियाई के अंदर में जो एटॉमिक पार्टिकल है उसके बारे में, फोटोन्स के बारे में, फोटोन सिंपली में जो लाइट जिस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो मॉडर्न फिजिक्स है इसका क्यों जरूरत पड़ा। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स से सब कुछ एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। जी हाँ, क्लासिकल फिजिक्स से सब कुछ एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, कुछ ऐसे भी फेनोमेना है, ठीक है, जो चीज़ क्लासिकल फिजिक्स से फॉलो नहीं हो रहे थे। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में मैकेनिक्स है, ये चीज़, ये जो मैकेनिक्स के जितने लॉ है वो सब हमारे आसपास के बॉडी पे लग जाता है, लेकिन रॉकेट वगैरह पे सब कुछ पे काम कर रहा है, लेकिन जहाँ एटॉमिक फेनोमेना पे बात आता है तो वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसीलिए हम लोग को एक नया ब्रांच का जरूरत हुआ, एक नया स्कोप का, जो कि मॉडर्न फिजिक्स देता है इन फॉर्म ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ठीक, तो इस सबको क्वांटम फिजिक्स डिस्कस करता है। ओके, अब हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि जो अभी तक मैंने जो बताया, भले लिखा कम हूँ लेकिन बताया हूँ आपको बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो हम लोग स्कोप है जो फिजिक्स का वो बहुत ज़्यादा ही स्कोप है फिजिक्स का। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंज है, चाहे वो मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, लेंथ का, मास का, टाइम का, किसी भी चीज़ का एनसीईआरटी में आपका डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग छोटे छोटे लेंथ के बारे में बात करते हैं तो 10⁻⁻14 15 तक चले जाते हैं, जो न्यूक्लियस का साइज है वहाँ से लेके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साइज तक। ठीक है, और बड़े बड़े अगर लेंथ नापना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, 10⁻40, उससे भी ज़्यादा। तो इस तरह से जो स्कोप है फिजिक्स का वो रियली में बहुत वास्ट है। अब चलिए, इतना पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं किसके बारे में, ठीक है, एक्साइटमेंट की ऑफ फिजिक्स के बारे में। एक और चीज़, ये दोनों चीज़ जो है मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, इसके बीच में एक मॉडर्न और आया है जिसको हम लोग मीसोस्कोपिक बोलते हैं। इस दोनों के बीच में क्या बोलते हैं, मीसोस्कोपिक। मीसोस्कोपिक क्या है, तो अभी आप सिंपल समझ लीजिए, मीसोस्कोपिक जो है ये इंटरमीडिएट है, यानी बीच वाला है। किसके बीच वाला, तो माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक के बीच में, इंटरमीडिएट बिटवीन टू मतलब माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के बीच में जो एक नया है उसको बोलते हैं मीसोस्कोपिक। और ये मीसोस्कोपिक पढ़ता क्या है, तो ये डिस्कस करता है ना ही बहुत बड़े वास्ट सिस्टम के बारे में जैसे कि मॉडर्न मैक्रोफिजिक्स करता था, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स करता था, ना ही बहुत छोटे एटम्स के बारे में,
लगभग जब इस दोनों के बीच में मतलब 100, 150, 200 ऐसे एटम हो गए, उस कंडीशन में क्या होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं मीसोस्कोपिक में। ठीक है, तो बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। तो ये तो हुआ किसके बारे में, ये तो थोड़ा सा बात हुआ स्कोप ऑफ फिजिक्स। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा किसके तरफ, एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्या है। तो फिजिक्स जो एक्साइटिंग है वो बहुत सारे कारणों से एक्साइटेशन जो है फिजिक्स का, एक्साइटेशन वैसे यहाँ बोलना सही नहीं होगा, एक्साइटमेंट में लिख देता हूँ। एक्साइटमेंट इन फिजिक्स जो है वो डिफरेंट रीजन से, ठीक है। इसका रीजन आप एक नहीं देख सकते, बहुत सारे रीजन। कुछ लोग जो है उसमें एक्साइटमेंट इसलिए पाते हैं क्योंकि वो इनके इसके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फिजिक्स इज रियली अ सब्जेक्ट टू बी लव्ड। फिजिक्स एक बहुत ज़्यादा लविंग सब्जेक्ट है, तो इसके ब्यूटी से कोई कोई अट्रैक्टेड है, ठीक है। कोई कोई इसके यूनिवर्सलिटी से, कितना लॉ होता है इसका जो यूनिवर्सल है, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़े होंगे, तो वो सब यूनिवर्सल है, हर जगह लागू होता है। तो कोई इसके यूनिवर्सलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। कोई कोई इससे इसलिए अट्रैक्टेड है, इसलिए एक्साइटमेंट मिलता है क्योंकि दे कैन अप्लाई कर सकते हैं इसके लॉ को। इसमें जितने लॉ बनते हैं, ठीक है, लॉ टू इन देयर दे कैन अप्लाई लॉ एंड मेक यूज ऑफ दिस लॉ। इस लॉ का यूज करके वो रियल लाइफ में कुछ कुछ बना सकते हैं। दिस लॉ टू मेक क्या चीज, टू मेक डिवाइसेस, नए नए डिवाइसेस, यूजफुल डिवाइसेस। किसी किसी चीज़ को अच्छा लग जाए, किसी किसी को अच्छा लगता है किसी में, तो अनलॉक करने में यानी खोलने में, किसी चीज़ को सीक्रेट्स है नेचर का उसको। तो इसी सब के कारण और भी बहुत सारा है, इस सब के कारण ही फिजिक्स में एक्साइटमेंट है। तो आपको मैंने फिर से बता देता हूँ एक बार कि फिजिक्स में जो एक्साइटमेंट है वो बहुत कारणों से और अलग अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि उनका एलिजेंस है, यानी कहने का मतलब इसके ब्यूटी के कारण। किसी किसी को इसका यूनिवर्सलिटी अच्छा लगता है कि हर जगह एक ही जैसे लगता है, ठीक है। कुछ ही बेसिक कंसेप्ट है और उसी पे सब कुछ हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक। किसी किसी को इसलिए ये बहुत एक्साइटमेंट लगता है फिजिक्स में। किसी किसी को इससे नया नया इमेजिनेटिव एक्सपेरिमेंट्स होता है, ठीक है, जो कि नेचर का सीक्रेट्स को खोलता है। नेचर में जितने सीक्रेट्स है, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये सब बताया हुआ है कि नेचर में जितना हो रहा था शुरू से ही, दिन रात, इस सब का भी जो सीक्रेट जो था, इस सब को खोला कौन, फिजिक्स। तो इसलिए अच्छा लगता है, ठीक है। अब जो प्रोग्रेस है फिजिक्स में, ठीक, वो हमारा होता कैसे है। तो प्रोग्रेस इन फिजिक्स जो है वो होता है हमारे इस परसेप्शन में चेंज होने से। परसेप्शन सिंपली मीन्स हम किसी चीज़ को कैसे ले रहे हैं, ठीक है, हमारा सोच कैसा है उस चीज़ पे। तो प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स जो है, ठीक, जो कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है हम लोग इस टाइम में, बोल ही सकते हैं। तो वो कैसे होता है, तो प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है, अच्छा अच्छा प्रोग्रेस होता है। वो कैसे होता है, वो विथ चेंज इन आवर परसेप्शन, हमारे सोच में परिवर्तन से, विथ चेंज इन आवर परसेप्शन। किसी एक चीज़ पे डट जाना कि नहीं यही होगा ही, बिना किसी दूसरे चीज़ को जज किए हुए ये मान लेना कि अरे वो महान साइंटिस्ट थे, वो बोल के गए तो उनका गलती कैसे हो सकता है, ये चीज़ अगर करेंगे तो साइंस का या फिजिक्स का कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी क्या है कि आप हमेशा फिजिक्स को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिक्स डायनेमिक है, हमेशा इसमें बदलाव होता रहे, ठीक है। अब होता क्या है, पहले ये माना जाता था कि साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए सिर्फ थिंकिंग जरूरी है। आप अगर अच्छा सोच सकते हैं तो वो इनफ है फिजिक्स के डेवलपमेंट के लिए या किसी ब्रांच के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ही नहीं, ठीक है, सॉरी, क्वालिटेटिव मेजरमेंट ही नहीं जिसमें थिंकिंग आता है। थिंकिंग एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, तो क्वालिटेटिव मेजरमेंट ही काफ़ी नहीं है, क्वालिटेटिव रीजनिंग ही काफ़ी नहीं है। आपको डेटा लेके उस पर क्वान्टिटेटिव रिसर्च भी करना करना पड़ता ही है, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, खास के फिजिक्स के लिए। क्योंकि फिजिक्स में हम लोग जब भी करते हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है जब साइंटिफिक मेथड, तो सबसे पहला काम रहता है हमारा ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन के में किया हुआ जो ऑब्जर्वेशन है उसके डेटा को रिकॉर्ड करना, तो उसमें भी वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यस, दोनों चीज़ का दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो दोनों में कौन कौन है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बहुत, जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी बता दिया हुआ, ठीक। तो किसी भी चीज़ को हम लोग हमेशा ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ हो, अगर एक बार हो गया तो वही चीज़ होगा, हमेशा खींचा जाए, ऐसा नहीं है। तो ऐसे हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और प्रोग्रेस इन फिजिक्स, जो प्रोग्रेस होता है फिजिक्स में, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट हाथ जो है वो किसका है, तो वो पार्ट बाय पार्ट किसी चीज़ को पढ़ना, जो कि रिडक्शन, हम लोग रिडक्शनिज्म पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में, ठीक है, सेकंड पार्ट में, सेकंड लेक्चर में, कि रिडक्शनिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं हार्ट ऑफ फिजिक्स है। उसी से हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं। अब देखिए, किसी भी चीज़ को एक ही बार में समझ लेना वो पॉसिबल नहीं रहता है कभी भी कोई फिजिसिस्ट के बारे में। तो बहुत सारे फेनोमेना जो हमारे डेली लाइफ में हो रहा है वो कैसे बनते हैं, तो कुछ बेसिक लॉ से बनते हैं। साइंटिस्ट जो है वो
उस चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं जिसको हम लोग डेली लाइफ में उतना वैल्यू भी नहीं देते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं तो न्यूटन के को बोला जाता है, न्यूटन पे ये कहानी है कि एप्पल गिरा और वो न्यूटन्स के लॉ के लिए, जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसके लिए प्रेरित हुआ। तो वो चीज़ था क्या, वो एकदम बेसिक चीज़ था जिसको डेली लाइफ में रोज ऑब्जर्व करता था, सब ऑब्जर्व करता था, और उसको ध्यान देके उस पर सोचना, रीजनिंग करना, वो सब नहीं करता था जो कि उन्होंने किया। तो वैसे चीज़ जिसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं डेली लोग वाले, डेली लाइफ के में जीने वाले, वैसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं कौन, साइंटिस्ट। और उसके बाद धीरे धीरे सभी चीज़ को कलेक्ट किया जाता है, बेसिक बेसिक चीज़ को समझ करके। तो एक अच्छा डिस्कवर जो है, ठीक है, वो बेसिक प्रिंसिपल से ही बनता है, और फिर धीरे धीरे उसमें ऑफकोर्स करेक्शन हो सकता है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता दूं तो आप लोग पढ़े होंगे फ्री फॉल के बारे में क्लास 9th में, ग्रेविटेशन में। तो एक बार आप देखे होंगे कि अगर हम लोग डेली लाइफ में एक स्टोन को और एक फीदर को, एक पंख को गिराया जाए अर्थ पे, ठीक है, तो वो सेम टाइम में हिट नहीं करता है। ठीक है, रीजन ये है क्योंकि वहाँ पे एयर रेसिस्टेंस है, बाद में जिसको खोजा गया, पर पहले तो यही मान लिया गया था, ठीक है, कि दोनों जो है वो एक साथ नहीं गिर सकता है, जो मास है वही चीज, जिसका मास ज्यादा है वही चीज गिरेगा पहले। लेकिन ये गलत था, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो, अगर आपको याद हो तो उसका फॉर्मूला था जी मास ऑफ प्लानेट यानी m बाई आर स्क्वायर। उसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन ही नहीं था। और इसी चीज को जो गैलीलियो थे या दूसरे साइंटिस्ट थे वो अपने लैब में भी करके उसको दिखाए, ठीक है, और कारण निकाले कि जो एयर रेसिस्टेंस है वो कारण है दोनों के अलग अलग टाइम पे गिरने का। क्योंकि जब एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में, एक वैक्यूम ट्यूब में इसी चीज को डाला जाता है तो दोनों एक टाइम में गिरते हैं। ठीक, तो यही सब चीजें फिजिक्स में बेसिक लॉ से ही सब एडवांस्ड कोई चीज बनता है, और ऐसे ही धीरे धीरे साइंस का डेवलपमेंट होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।